अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। क्लास ले रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। जी बस मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, स्टेक होल्डर एनालिसिस को हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले। और प्राइमरी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, दे आर द टू काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर द कंपनी और द बिजनेसेस। एक आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं और एक सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में आपके ऑनर्स होते हैं या आपके जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या डायरेक्ट स्टेक्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। दे आर टर्म्ड एज सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में आपके लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स आ जाते हैं, जिस तरह इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाती हैं, आपकी यूनियंस आ जाती हैं, आपकी इंडस्ट्री के डिफरेंट यूनियंस आ जाती हैं, ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स आ जाते हैं या कस्टमर्स आ जाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपकी फोर्सेस हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। मीडिया है, सोसाइटी एट लार्ज। सर प्राइमरी सर एक्सक्यूज मी सर जी जी। एक्सक्यूज मी सर सर प्राइमरी दोबारा कर दीजिएगा 2 मिनट ऊपर प्राइमरी स्लाइड नंबर स्टेक 6। होल्डर्स जो होते हैं आपके ऑनर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सप्लायर्स होते हैं एंड कस्टमर्स होते हैं। जी ठीक है। जी ठीक है सर, वो नोट कर रहा था सर। ठीक जी है। जी सर। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में इसके अलावा जितने भी हैं, सोसाइटी जो है ओवरऑल, दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। यानी आपको इट इज नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू बी केयरफुल अबाउट द ओवरऑल सोसाइटी। यानी अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ आपकी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं टुवर्ड्स द बिजनेसेस। बाकी इसमें तो ये क्योंकि अमेरिकन बेस्ड बुक है तो उसने अमेरिकन सिविल ग्रुप्स का वो किया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो हमारे सिविल related जो laws हैं, we'll have to obey those laws. How to execute the stakeholder analysis? Stakeholder analysis को हम कैसे करते हैं, उसके क्या क्या steps होते हैं? Let's discuss those steps. The stakeholder analysis is a series of steps conducted from an objective third party point of view. Now इसमें जो first step होता है stakeholder analysis में, we will have to map the stakeholder relationships. इसको मैं क्विकली एंड ब्रीफली रीड आउट करूंगा। ये सारे जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इनको हमने डिफरेंट चैप्टर्स में डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करना है। एज अ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मैप। मैपिंग का मतलब ये होता है हम सिर्फ मैप करेंगे कि हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या हैं, एक मैप की फॉर्म में उसको हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं, आपके सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी स्टेक होल्डर्स तो सबके तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस में है द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो उनको हम एक मैप की फॉर्म में लिस्ट डाउन कर लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में मैपिंग स्टेक होल्डर कोएलिशंस। कोएलिशंस का मतलब ये होता है कि हमारा जो है उन स्टेक होल्डर जो हमने मैप किया है उनके साथ किस किस्म के रिलेशनशिप्स होंगे, किस किस्म का कॉपरेशन उन्हें चाहिए होगा हमें, और हमें किस किस्म का उनसे कॉपरेशन चाहिए होगा, वो हम मैप कर लेते हैं, उनको फाइंड आउट कर लेते हैं ये कितनी किस्म के कोएलिशंस होते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन इन द थर्ड स्टेप वी असेस द नेचर ऑफ द ईच स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। जिससे हमने बताया था कि हर स्टेक होल्डर का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बैंक का बिजनेस के साथ अगर वो बैंक को बिजनेस को लोन दे रहा है तो जाहिर उसका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट अर्न करेगा वो उस पर। तो हर स्टेक होल्डर का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट आर दोज इंटरेस्ट विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। देन फोर्थ स्टेप यह है कि असेसिंग द नेचर ऑफ द ईच स्टेक होल्डर्स पावर। एवरी स्टेक होल्डर्स की पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना आपके पावरफुल होते हैं, लाइक जिस तरह गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट इज अ वेरी पावरफुल स्टेक होल्डर्स, उनके पास पावर होती है, वो आपका बिजनेस बंद भी करवा सकती है। ठीक है, इस सब कुछ स्टेक होल्डर्स के पास इतनी पावर नहीं होती। तो जब हम ये पूरी मैपिंग कर लेते हैं उसके बाद हमने देखना है कि हु आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हु आर मोर पावरफुल फॉर योर बिजनेस। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। Then constructing a matrix of stakeholders moral responsibilities। इसमें भी हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक मॉडल बनाते हैं कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे साथ और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन ऑल विद ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स।
देन डेवलपिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। जब ये पूरी एनालिसिस हम कर लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं, तब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, टैक्टिक्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बनाते हैं कि हमने किस तरीके से हैंडल करना है इन सब स्टेक होल्डर्स को एथिकली। और देन फिर जब हम बना लेते हैं उसके ऊपर हम मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई इसमें कोई चीज़ें चेंज करने वाली है उसको फिर हम कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो एनालिसिस है, ये दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें हम चेंजिंग लाते रहते हैं, उसको दोबारा कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द स्टेक होल्डर एनालिसिस। देन अगेन कुछ क्वेश्चंस, जब भी हम स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं तो वी शुड आस्क सम क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स कि व्हाट आर आवर करंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है, हमारे अभी टाइम के स्टेक होल्डर्स क्या हैं, व्हाट आर आवर पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स। पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स यानी अभी करंट स्टेक होल्डर्स तो नहीं हमारे, लेकिन फ्यूचर में जाके हो सकता है आपके पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स बन जाए, वो आपके स्टेक होल्डर्स बन जाए। हाउ डज ईच स्टेक होल्डर्स अफेक्ट अस, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है किस तरीके से हमें इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी इफेक्ट आवर स्टेक होल्डर्स, हम किसी के से इफेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। फॉर ईच डिवीजन एंड बिजनेस हु आर द स्टेक होल्डर्स। अच्छा, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो हम पूरे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को देखते हैं, फिर अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने एनालिसिस करना हो तो फिर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टेक होल्डर्स को देखते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लाइक जो आपका बैंकिंग, बैंक्स अगर स्टेक होल्डर हैं तो हो सकता है वो फाइनेंशियल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, HR के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ना हो बैंक। तो वो हमने देखना है कि हमारे जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं या जो डिफरेंट जो डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कौन कौन से सेपरेट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। These are the basic questions we should be asked or should be considered while doing that stakeholder analysis. What assumptions does our current strategy make about each important stakeholder at each level? What are the current environmental variables? इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब ये देखिए हर जगह पे इन्वायरमेंट आ रही है, इस वजह से हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस किया है एज अ सेपरेट लेक्चर। How do we measure each of these variables and these impact on us and our stakeholders? जो different variables होते हैं, जो environmental variables होते हैं, वो किसी कैसे इफेक्ट करते हैं हम, और हम किसी कैसे इफेक्ट कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को। हाउ डू वी कीप स्कोर विद आवर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्कोर का मतलब है कि कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ अच्छी रिलेशनशिप है, और कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ हम इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं हमारी, वो हम फाइंड आउट करते हैं। नो, ये इसकी एग्जांपल एक दी हुई है जो मैपिंग की हम डिस्कस कर रहे थे कि मैप किसी कैसे करते हैं। अब जिस तरह ये स्टेक होल्डर मैप फॉर अ लार्ज कॉर्पोरेशन, ये एक मैप सा बनाया हुआ है। अब ये एग्जांपल एक दी हुई है। अब इसके देखें, फर्म जो है उसके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स तो तकरीबन सबके सेम होते हैं, लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, ऑनर्स एंड एम्प्लॉय। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन हैं, कॉम्पिटिटर्स भी सबके होते हैं, गवर्नमेंट है। एरो, ये 2 वे एरो है, यानी हम आपकी फर्म जो है, ये बिजनेस जो है, इन सारे स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट करती है, और ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके बिजनेस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज शोन बाय 2 वे एरो। एक्टिविटीज ग्रुप्स हैं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर से आपकी यूनियंस हैं, एम्प्लॉयज हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो मैपिंग का मतलब ये है कि अगर हम उसको इस एक पेज में मैप कर लेंगे तो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। Then assessing the coalition's interests and power, ये हमने जो second, third और fourth step पढ़ा था, in which we identify any potential relationships or existing coalitions among the stakeholders that may help or hinder our strategy or decision. यानी हम will have to identify the different stakeholders or any other stakeholders जो आपके current stakeholders नहीं है लेकिन potential stakeholders हैं, उनको हम देखते हैं उनके साथ coalitions क्या हैं, हमारे क्या relationships हैं उनके साथ, ठीक है, और हाउ दे कैन हेल्प इन आवर डिसीजन मेकिंग। हम जब स्ट्रेटजी बना रहे होंगे तो किसी के वो स्टेक होल्डर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स विद एन इंटरेस्ट और स्टेक इन द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और डिसीजन यू आर एड्रेसिंग। नाउ इसमें अगेन यू हैव टू ऑल आइडेंटिफाई ऑल दो स्टेक होल्डर्स जिनका कोई स्टेक है उस स्ट्रेटजी में। जब भी आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो उसमें देखना है कि उन स्टेक होल्डर्स के इस स्ट्रेटजी में क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वो और किसी के हम इसको एड्रेस करेंगे। नाउ अगेन
सपोज कि आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है फीस बढ़ा देती है किसी सेमेस्टर में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं यूनिवर्सिटी के, जो इस डिसीजन को या इस स्ट्रेटजी को के साथ रिलेट कर रहे होंगे, वो आपके स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स विल हैव टू पे द फीस, ठीक है। उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से वो जो है रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई दो स्टेक होल्डर्स विद पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर योर डिसीजन। नाउ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे जब हम ये सारा एनालिसिस करते हैं तो अगेन हमने डिस्कस किया कि पावर किसकी ज्यादा है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी वोटिंग पावर होती है, जैसा स्टॉक होल्डर्स होते हैं ना, आपके बोर्ड ने कोई डिसीजन करना हो तो उनकी कुछ वोटिंग पावर्स होती है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने यूनियंस को वोटिंग पावर दी होती है कि कोई भी आपने स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, वो आपको वोट करता है, उसकी वोटिंग पावर, ये बाकी लोग वोट नहीं कर सकते, इंडिविजुअल या कस्टमर्स वोट नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग पावर। इसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल पावर होती है कुछ स्टेक होल्डर्स के बाद, ठीक है, उनका लिंक्ड होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, या दे कैन यू नो हैव द डायरेक्ट स्टेक और डायरेक्ट एजेंडा होता है उनका कंपनी। कुछ लोगों के पास इकोनॉमिक पावर होती है, लाइक कस्टमर्स के पास, सप्लायर्स के पास, ठीक है, वो किस रेट पे आपको सप्लाई करेंगे, दैट इज अगेन इकोनॉमिक पावर। प्रॉफिट जो आपके ऑनर्स हैं उनके साथ भी आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। तो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका जो स्टेक होल्डर्स है किस किस्म की पावर है और आपके डिसीजन को वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वेदर ही कैन इन्फ्लुएंस यू वोटिंग पावर or that can influence you with the political power or he can influence you with the economic power, ठीक है। ये आपने एनालाइज करना होता है कि किस किस्म की पावर से वो आपकी स्ट्रेटजी को या आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है वो स्टेक होल्डर। ये अगेन एक किस्म का चार्ट है, ये चार्ट हम बनाते हैं ताकि आप एक कंसाइज तरीके से एक पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए। अब इसमें देखें नेचर ऑफ फोकल कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी कंपनी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस तरफ स्टेक होल्डर लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली आपके ऑनर्स हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी, पब्लिक, ऑल दीज आर दी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। और हॉरिजॉन्टली इन्होंने डिफरेंट कंपनीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लीगल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक क्या है, एथिकल क्या है, वॉलंटरी क्या है। अब ऑनर्स की अगर हम देखें तो ऑनर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंपनी की, हम उसको प्रॉफिट दें, ठीक है, लीगली वी आर बाउंड टू गिव द प्रॉफिट टू आवर कंपनी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है कॉस्ट कम से कम करें, अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ करें। एथिकली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम रिस्पेक्ट करें ऑनर्स की और उसकी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और voluntarily how we can help the owners, all these are the different responsibilities towards the stakeholder। इसी तरीके से कस्टमर्स के साथ हमारी लीगली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लीगली हम जो स्पेक्स बता रहे हैं कोई उसको अगर हम वो दे रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लीगली जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक हम उसे प्रोवाइड करें। इकोनॉमिक प्रॉफिट हमने उससे अर्न करना है, ठीक है, पैसे जो है रीजनेबल चार्ज करें। एथिकली अगर कोई इसमें डिफेक्ट है प्रोडक्ट में तो पहले से कस्टमर को बता दें या उसको आफ्टर सेल सर्विस सॉर्ट ऑफ थिंग प्रोवाइड करें अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है। तो इस तरीके से हम ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पिन पॉइंट कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक चार्ट इस किस्म का बना लेते हैं। Then develop these specific strategies and tactics. Consider whether to approach each stakeholder directly or indirectly, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं बार बार जिनके साथ हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते या अप्रोच नहीं कर सकते, तो हमें डिसाइड करना है कि हम डायरेक्टली स्टेक होल्डर के साथ अप्रोच करें या इनडायरेक्टली या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हम उसको अप्रोच करें, ठीक है। Then decide to do nothing, monitor or take an offensive or a defensive position with the stakeholder. Then विल हैव टू डिसाइड कि हम वेदर हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना उस स्टेक होल्डर्स के साथ या उसको क्लोजली मॉनिटर करना है कि वो किस तरफ जा रहा है और हमारे इंटरेस्ट को किस तरीके से वो रिलेट कर रहा है, या कोई हमने डिफेंसिव स्ट्रेटजी लेनी है, ठीक है, या ऑफेंसिव लेना है, उस पर अग्रेसिव ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है उसके लिए, तो ये हमने डिसाइड करना होता है। देन डिसाइड टू अकोमोडेट, नेगोशिएट, मैनिपुलेट, रेजिस्ट, अवॉइड और टेक अ वेट एंड सी अप्रोच। ये किस डिफरेंट किस्म की अप्रोचेज हैं जो हम यूज़ करते हैं। एकोमोडेट करने का मतलब ये होता है कि हम उसको एकोमोडेट करें, उसकी बातों को कुछ मानें और ताकि वो हमारा जो इंटरेस्ट की केयर करें। नेगोशिएशन की बहुत सी टेक्निक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। These negotiation techniques are very important कि whether we should negotiate with our stakeholders
हमें रेजिस्ट तो नहीं करना, अगर वो स्ट्रेटजी हुआ हमारी तरफ कोई उसका इंटरेस्ट है या कोई ऐसा इशू है तो उसको रेजिस्ट भी हम कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को अवॉइड करें एक सिचुएशन को। वेट एंड सी अप्रोच भी यूज कर सकते हैं कि जैसे चीजें चल रही हैं उसको हम ऐसे ही चलने दें और कुछ ऐसा वेट करें। डिसाइड विच कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजी विल बेस्ट विद ईच स्टेक होल्डर। हम एक स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, वी कैन आल्सो यूज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, अवॉइड की एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, वेट एंड सी डिफरेंट स्ट्रेटजी है, नेगोशिएशन की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तो हम एक स्ट्रेटजी भी इसमें यूज कर सकते हैं एंड वी कैन आल्सो यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ओके, अगेन दिस इज एक मॉडल है, ये लास्ट टाइम आई थिंक हमने डिस्कस किया था। अगेन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द डायग्नोस्टिक टाइपोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कि हम किसी किसे डायग्नोज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स को और उनके इंटरेस्ट को, और किसी किसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसमें एक जो वेरिएबल है दैट इज स्टेक होल्डर्स पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये वेरिएबल इज अबाउट कि वो स्टेक होल्डर की इंटेंशन क्या है, वेदर ही विल कोऑपरेट विद योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, हाईली कोऑपरेट करेगा या बिल्कुल वो कोऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज स्टेक होल्डर्स पोटेंशियल फॉर थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कितना थ्रेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्रिएट कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट। ठीक है, अब इसकी बेस पे उन्होंने 4 किस्म की स्ट्रेटजीज डिफाइन की हैं। फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है उसको कहते हैं इन्वॉल्व स्ट्रेटजी। इन्वॉल्व स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आपने अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जो स्टेक होल्डर्स आते हैं उनको हम कहते हैं सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स। ये इस किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी जो पोटेंशियल है फॉर द कोऑपरेशन वो हाई है, लेकिन इनका जो थ्रेट है टू द ऑर्गेनाइजेशन इज लो। टाइप 1 स्टेक होल्डर्स, सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स, यानी इनका जो कोऑपरेशन है उनके चांसेस ज्यादा हैं, वो यानी कोऑपरेट करना चाह रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो थ्रेट जो है टू दी ऑर्गेनाइजेशन वो लो है। उनके इन स्टेक होल्डर्स को हम कहते हैं सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स। और इनके लिए हम स्ट्रेटजी क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, यानी उनके साथ डिस्कशन करेंगे, उनके साथ उनको अपने जो प्रोसेसेस हैं या दूसरी जो चीजें हैं उनमें इन्वॉल्व करें, उनके साथ डिस्कशन करें। ये स्ट्रेटजी इसमें बेटर स्ट्रेटजी होगी। टाइप 2 जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको कहते हैं मार्जिनल स्टेक होल्डर्स। इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें आपकी कॉपरेशन जो है विद द ऑर्गेनाइजेशन उसके चांसेस भी कम हैं, लो हैं, और जो आपके थ्रेट हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो भी लो हैं। इनको कहते हैं मार्जिनल स्टेक होल्डर्स। इनके लिए स्ट्रेटजी हम क्या करते हैं, मॉनिटर स्ट्रेटजी, कि अभी हम इनके लिए कोई एक्शन नहीं करेंगे, इनको सिर्फ मॉनिटर करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में अगर किसी और क्वाड्रेंट में ये एंटर हो जाते हैं किसी स्टेज पे तो तब इनका हम कोई एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अभी वी विल हैव टू सी एंड वेट अप्रोच, कि हमें सी इसको मॉनिटर करेंगे क्लोजली। थर्ड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं नॉन सपोर्टिव। इनका जो कॉपरेशन होता है वो कम होता है विद योर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन और थ्रेट जो इनका होता है वो ज्यादा होता है। इनको इनको कहते हैं नॉन सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स। इनके लिए जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको कहते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी। डिफेंसिव स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि हम अपनी स्टेक्स को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनकी बातें अगर मानने वाली हैं तो उनको बातों को मान लेते हैं, अगर कोई पॉलिसी उनकी अडॉप्ट करने वाली है तो उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, या अगर सपोज कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर ऐसी एक पॉलिसी बना लेते हैं तो वी कैन यूज द डिफेंसिव स्ट्रेटजी कि हमारी सारी पॉलिसीज को ऑन करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड जो टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कहते हैं मिक्स्ड ब्लेसिंग स्टेक होल्डर्स। ये इस किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं कि इनकी कॉपरेशन भी हाई होती है लेकिन वो एट द सेम टाइम थ्रेट भी हाई होता है। इसके लिए हम कोलैबोरेट स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। कोलैबोरेट स्ट्रेटजी क्या है, क्या जो चीज़ें अगर वो थ्रेट के लिए हम एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, अगर वो थ्रेट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन जो आपके जिस चीज़ों में वो कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ हम उनके साथ इन्वॉल्व करते हैं उन चीज़ों को, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेट स्ट्रेटजी। यानी दोनों चीज़ों को हम देखते हैं, उनके अगर वो थ्रेट्स किसी स्टेज पे क्रिएट होते हैं तो उसको भी हम डिफेंड करते हैं, लेकिन अगर वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी कोऑपरेशन की तरफ हम मूव करते हैं उनके साथ। जी क्लास, ये क्लियर हो गया आपको मॉडल? ये लास्ट टाइम आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था। यस यस सर। सर, ये ओके,
use the metrics from step 6 to routinely monitor progress and evolution of issues and actions by the stakeholders. Do they move from marginal to non-supportive or from supportive to marginal? यानी इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना होता है जैसा ये मार्जिनल है, इसको मॉनिटर करेंगे कि वो आइदर दे कैन मूव टुवर्ड दी सपोर्टिव और दे कैन मूव टुवर्ड दी नॉन सपोर्टिव, यानी इमीडिएटली हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब वो सपोर्टिव में आ जाएंगे या नॉन सपोर्टिव में आ जाएंगे तो ये इन्वॉल्व की स्ट्रेटजी यूज कर लेंगे फॉर द फ्यूचर या डिफेंसिव स्ट्रेटजी यूज कर लेंगे। तो इस वजह से इसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। आई थिंक इधर तक हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये एडीआर कॉन्टिन्यूम का हमने डिस्कस नहीं किया था, आज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एडीआर कॉन्टिन्यूम जो है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में बताया हुआ है कि हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट नेगोशिएशन स्किल्स। एडीआर से जो एब्रिविएशन है दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। व्हाट इज एडीआर? दिस इज क्या एडीआर? जी, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एडीआर? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। गुड, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कौन सी नेगोशिएशन टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब होता क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है? व्हाट इज द कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी दो डिफरेंट पार्टीज के दरमियान कोई फाइट हो रही होती है, कोई किसी इशू पे फाइट हो रही होती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। हर पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। जिस तरह अगर कभी किसी दो लोगों में लड़ाई हो जाती है ना, तो जाहिर है लड़ाई एक डिस्प्यूट है, एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अब उसको लड़ाई को हम सुलह सफाई करवाने के लिए दो तीन तरीके यूज होते हैं कि या तो हम थर्ड एक दोस्त को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो दोनों को जानता है, वो एक रोल प्ले करता है मीडिएशन का और आपस में सुलह सफाई कर लेता है। तो इसी चीज को आप सामने रखेंगे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। इसी की बेस पे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखें who limits the range of options and remedies available to the parties, यानी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। द पार्टीज और थर्ड पार्टी न्यूट्रल, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। Is the outcome of the product parties mutual assent or it is imposed on them by a third party neutral? यानी इसमें दो किस्म के एक्सट्रीम्स होती हैं। एक एक्सट्रीम में हम क्या करते हैं, हम किसी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते और दोनों कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज होती हैं वो खुद कोई रिजॉल्व कर लेती हैं अपने कन्फ्लिक्ट्स को। यानी जो जिन दोस्तों में लड़ाई हुई है या हमारे किसी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई इशू हो गए हैं तो हम उसी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर डायरेक्टली उस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। और इसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि किसी थर्ड स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें दो तरह की एक्सट्रीम्स होती हैं। एक एक्सट्रीम है कंसेंचुअल, यानी कंसेंसस के साथ हम डिसीजन लेते हैं, ये वन ऑफ दी एक्सट्रीम है। और दूसरी तरफ है एडजुडिकेटिव सॉर्ट ऑफ डिसीजन। कंसेंसस का मतलब ये होता है कि हम कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते और आपस में ही बैठ के डिस्कशन करके उस इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको कंसेंचुअल ये एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ है एडजुडिकेटिव, अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि हम कोर्ट में चले जाते हैं, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, क्योंकि कोर्ट में भी तो आपके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे होते हैं ना। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है। यानी एक सिर्फ एक्सट्रीम क्या है कि हम कंसेंसस के साथ कोई खुद ही डिसीजन ले लें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अगर कोई इशू है। दूसरा क्या है कि हम कोर्ट में लेकर चले जाएं, जो अक्सर कोर्ट में चले जाते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, सेकंड जो है इसके नीचे जो कंसेंसस में देखें, पार्टीज डिसाइड आउटकम, यानी कंसेंसस में क्या होता है, पार्टीज खुद आपस में बैठकर डिस्कशन के साथ उसको डिसाइड कर देती हैं इशू को। लेकिन एडजुडिकेटिव में क्या होता है, दूसरी एक्सट्रीम में कि न्यूट्रल डिसाइड आउटकम, यानी न्यूट्रल पार्टी हम इन्वॉल्व करते हैं, वो कोर्ट भी हो सकती है, वो भी थर्ड स्टेक होल्डर भी हो सकता है, जो रिजॉल्व को जो आपकी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया आपको? यस सर। ओके, अब इसमें देखें इसी के नीचे जो पार्टीज एक एक्सट्रीम जो हमने बताई थी कंसेंसस वाली जो स्ट्रेटजी होती है, उसमें क्या होती है, पार्टीज
रिटेन कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। यानी जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं या कंसेंसस कर रहे होते हैं तो आपके पास दोनों पार्टीज के बाद पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि उसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती या कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता या कोई आर्बिट्रेटर इन्वॉल्व नहीं होता। ये मीडिएटर क्या है, आर्बिट्रेटर क्या है, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक एक्सट्रीम यानी कंसेंसस के साथ हम कोई डिसीजन कर रहे हो तो ये इस स्ट्रेटजी में आपके पास कंट्रोल होता है पार्टीज के पास। लेकिन अगर हम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास कंट्रोल नहीं होता, वो जो कंट्रोल है कोर्ट के पास चले जाता है या वो थर्ड पार्टी के पास चले जाता है, आपके पास फिर कंट्रोल नहीं रहता। दूसरी एक्सट्रीम में अगर हम चले जाते हैं जो एडजुडिकेटिव अप्रोच है, अब इनके दरमियान जो है दे आर द डिफरेंट अप्रोचेज अवेलेबल। वो क्या अप्रोचेज होती हैं, एक आपकी नेगोशिएशन की अप्रोच होती है। नेगोशिएशन का मतलब बार्गेनिंग करते हैं, हम आपस में बैठ कर डिफरेंट पार्टीज के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, कुछ अपनी बात मनवाते हैं, कुछ उनकी बात मानते हैं और आपस में नेगोशिएट करके वो कोई डिसाइड कर लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लेते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन फैसिलिटेशन की होती है। फैसिलिटेशन में हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं जो आपको फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है, ठीक है, उनसे गाइडेंस लेकर हम अपने रिजोल्व कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। इसके भी आगे चले जाएं तो मीडिएशन जो है मोर फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। मोर फॉर्मल प्रोसेस का मतलब ये बिल्कुल रिटर्न में आ जाता है और एक रिटर्न में हम एक यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है या थर्ड स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो जाता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिफरेंट पार्टीज। अच्छा, इसमें दो अप्रोचेज यूज होती हैं, एक होती है मीडिएशन और एक होती है आर्बिट्रेशन। मीडिएशन में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है हु रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकती है, कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं होती इसमें। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये होता है कि एक कोर्ट की तरफ से एक लॉयर होता है या कोई कोर्ट अपॉइंट करती है उस पर्सन को। यानी ये केस आपका कोर्ट में तो नहीं जाता, लेकिन कोर्ट कोई पर्सन अपॉइंट कर देती है कि वो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में यही डिफरेंस होता है कि मीडिएशन में कोर्ट का कोई अमर दखल नहीं होता, वो दोनों पार्टीज खुद अपना मीडिएटर डिफाइन करती हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में कोर्ट डिफाइन करती है मीडिएटर, किसी कोई लायर भी हो सकता है, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मीडिएशन में और आर्बिट्रेशन में। लिटिगेशन का मतलब ये हम कोर्ट में चले जाते हैं, अब कोर्ट के पास 100% वो डिसीजन पे डिसाइड होता है। तो ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ये डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये ऑप्शंस किस चीज़ के लिए है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है आपका स्टेक होल्डर्स के साथ, उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं। नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, लाइक फ्रॉम द कंसेंसस से एडजुडिकेटिव की तरफ जाते हैं, तो ये इसका मतलब ये इनफॉर्मल से मोर फॉर्मल हम स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं। या इनफॉर्मल का मतलब है कि आपस में हम खुद डिस्कस कर रहे हैं, इनफॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल अगर है, कोर्ट में चले जाएगा तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटी है, कोर्ट बनेगी, जज होगा, वो दोनों को सुनेगा, उसके बाद कोई डिसीजन करेगा। तो ये पूरा ये जो एडीआर कॉन्टिन्यूम है, एडीआर ये जो फ्रेमवर्क है, ये आपको गाइड करता है कि हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट अप्रोचेस in order to resolve the conflict between the different conflicting parties। और हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज यूज कर सकते हैं हम इसमें, नेगोशिएशन, फैसिलिटेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कोर्ट, लिटिगेशन, all these approaches can be used by the different stakeholders in order to resolve the conflict between the different parties। जी क्लास, ये इम्पोर्टेंट है एडीआर, इस वजह से थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सबको। अगर कोई क्वेश्चन है यस तो सर। ओके रिजॉल्विंग दिस स्टेक होल्डर डिस्प्यूट्स, इसमें अगेन स्टेक होल्डर्स के डिस्प्यूट्स को जो रिजॉल्व करते हैं उसमें डिफरेंट अप्रोचेज यूज होती हैं। इसमें एक आपकी इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है, एक रिलेशनल अप्रोच होती है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और एक पावर बेस्ड अप्रोच होती है। जो इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है उसमें हम विन विन स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। विन स्ट्रैटेजी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। विन विन स्ट्रैटेजी क्या होती है, एनीवन?
सर विन विन स्ट्रेटजी ये होगी कि सर हम जो है बहुत कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के कंसर्न को देखते हैं और उन दोनों के हक में ऐसा फैसला करते हैं कि दोनों पार्टीज उस पर राजी हो जाती हैं। दोनों पार्टी राजी हो जाती हैं, कुछ ले कुछ दे की अप्रोच करते हैं। सर ठीक है, कुछ एक पार्टी की बात मानते हैं, कोई दूसरी पार्टी की बात मानते हैं और एक ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होता, दोनों खुश होते हैं। ठीक है, और इसमें इसको हम कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, यानी हम डिस्कशन के साथ एक वैल्यू क्रिएट करते हैं इसमें। और वो जो वैल्यू होती है दैट इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन बोथ ऑफ दी पार्टीज, उसको वैल्यू को दोनों पार्टीज में हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो अप्रोच होती है, वी ट्राई टू दोनों पार्टीज के हम जो स्टेक्स होते हैं दोनों का केयर करते हैं, दोनों को किसी न किसी वे में एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो अप्रोचेज हैं दीज आर द इंटीग्रेटिव अप्रोचेस, इसको हम कहते हैं दीज आर द इंटीग्रेटिव अप्रोचेस। ठीक है, इसके बाद एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए वी यूज द जीरो सम गेम। ठीक है, जीरो सम गेम जिसको विन लॉस स्ट्रेटेजी भी हम कह सकते हैं। विन लॉस स्ट्रेटेजी यानी एक पार्टी को हम कन्विंस करते हैं कि यू आर नॉट, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम जीरो सम गेम कहते हैं। इसमें हम डिवाइड दी पाए, यानी उसको डिवाइड दी पाए का मतलब ये होता है कि इसमें हम अगेन वो जो यानी डिफरेंट जो इश्यूज हैं वो एक पार्टी के हम मान लेते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रोसीज होती है, एक होता है एक्सपैंड दी पाए और एक होता है डिवाइड दी पाए। ये आप लोगों ने इसको डिटेल में भी देखना है, इसका क्या शेयरिंग ओवर समथिंग, जिसमें हम नेगोशिएशन के साथ चीज को यूज कर रहे होते हैं या एक्सपेंड कर रहे होते हैं। और डिवाइड दी पाई का मतलब ये होता है कि हम उसमें बोथ ऑफ द पार्टीज कैन हैव मोर विद सेम परसेंटेज डिवीजन, यानी कुछ परसेंटेज एक तरफ चली जाती है और कुछ परसेंटेज हम दूसरे इसमें जो इसमें प्रोसीज यूज होती हैं जिनको जो टर्म करते हैं वो होता है एक्सपेंडिंग दी पाई एंड डिवाइड दी पाई। वैल्यू क्लेम, जिस तरह इंटीग्रेटिव में जो होता है वैल्यू क्रिएशन हम करते हैं, इसमें वैल्यू क्लेमिंग होती है, यानी एक पार्टी एक क्लेम कर रही होती है उसको। इसमें अप्रोच क्या यूज होती है कि उसमें हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंस है उनके आपस में उनको सेपरेट कर दें और जिन पर उनका रेजोल्यूशन हो सकता है उनको हम सामने रखे कोई डिसीजन ले लें। इसी तरीके से रिलेशनल अप्रोच होती है। रिलेशनल अप्रोच में हम रिलेशनशिप बिल्डिंग के लोग बाद में ऐसा होता है कि अगर हम एक डायलॉग कर लें या आपस में एक दूसरे से बात कर लें तो आपकी बहुत से इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड बिल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है रिलेशनल कंपटीशन फोकस, ये आपकी अथॉरिटेटिव होती है जिसमें हम पावर को यूज करते हैं और उस पावर यानी एक पावर जिसके पास होती है उसको यूज करके उसकी बात मानते हैं। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द विनिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। डिस्प्यूट्स को रेजोल्यूशन करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जो हम यूज करते हैं। Now again come to the issues management. अच्छा, इसमें दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और एक होता है इश्यूज मैनेजमेंट। इशू का मतलब ये होता है कि समटाइम्स कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि शुरू में तो वो सिम्टम्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम बन जाते हैं और प्रॉब्लम के बाद वो इशू बन जाता है, बहुत ही हाईलाइट हो जाता है, यानी इतना सीरियस इशू बन जाता है कि फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो इशू मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, मतलब ये है कि हम किस तरीके से अगर ऐसे इश्यूज होते हैं उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर कोई इशू क्रिएट हो जाता है, अक्कर हो जाता है, तो हम किस तरीके से उन इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, now is a formal process used to anticipate, yani anticipate and take appropriate action to respond to emerging trends, concerns or issues that can affect an organization or its stakeholders. अभी जिस समय आपने की वीडियो वायरल हुई और उन्होंने एक बंदे को जो है वो उसकी डेथ हो गई, शायद आप लोगों ने देखी होगी, ब्लैक बॉय। अब वो देखिए जब वो ये एक्शन कर रहे थे तो जेनो में वैमो मान में भी होगा कि ये छोटा सा उनके लिए छोटा सा टास्क था, तो वो इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा और पूरी अमेरिका में उसके खिलाफ जो है मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है इशू। और जो मैनेजर्स होते हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग मैनेजर्स होते हैं, पहले से इस किस्म के इश्यूज को एंटिसिपेट कर लेते हैं और उसको अवॉइड करने के लिए स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इशू मैनेजमेंट को कहते हैं द फॉर्मल प्रोसेस यूज्ड टू एंटिसिपेट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्पॉन्ड, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स, concerns or issues that can affect an organization or stakeholders. Now issues जो होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपके स्टेक होल्डर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैडली इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, असरअंदाज हो सकते हैं, आपके बिजनेस को डैमेज कर सकते हैं। इस वजह से इनको मैनेज करना बड़ा जरूरी होता है। Now detects and addresses the issues that may be the ethical responsibility of the manager. इसको एथिक्स से देखें, रिलेट करें कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर कि वो पहले से इन इश्यूज को डिटेक्ट करें और इनको आइडेंटिफाई करें और अपने जो आपके टॉप मैनेजमेंट में ऊपर बॉसेस बड़े हैं उनको भी बता दें। ठीक है, दिस इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट हेल्प्स टू कंटेन और रिजॉल्व द इश्यूज दैट कुड बिकम पोटेंशियल करेंगे या अपनी टॉप मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे या उसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक डैमेज क्राइसिस की फॉर्म ले लेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका भी और आपकी कंपनी का भी।
maybe used as a complementary approach to stakeholder analysis who is involved in the issue. ठीक है, so that is the complementary approach which is used for managing the different issues. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है ये है कि मैनेजर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बस बिजनेस को देखे, प्रॉफिटेबिलिटी को देखे, उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके एनवायरनमेंट को एनालाइज करे, डिफरेंट फोर्सेज को एंटिसिपेट करे, ठीक है, डिफरेंट ट्रेंड्स को देखे और इश्यूज को देखे ताकि वो कोई क्राइसिस ना बन जाए फ्यूचर. दिस इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर आल्सो. There are the different frameworks which can be used for issue management approach. In frameworks को भी हम डिस्कस करते हैं. Okay, ये सेशन हमारा it's about to end. Again 5 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे. सर बस ना करें आज के लिए. जी सर वाकई सर आपके 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. आज के लिए काफी है सर आज के